प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब लोग सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर से डर रहे थे, गुरुजी हमें कुछ ऐसे प्रश्न बता दीजिए जो सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं। तो आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर है आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। आप सभी साथी से एक रिक्वेस्ट है, इस प्रश्न को पूरे के पूरे देखना और वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप सबके लिए उन्हीं प्रश्न को यहां पे दिए गए हैं जो एकदम सरल शब्दावली में लेकर आया हूं। आप सब लोग इसको मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, ये भी देख लेना और आप सब लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थी। और इस बात का चैलेंज के साथ कहता हूं, इतना ही पढ़ के जाना, इतना पढ़ के जाना, आपको पूरे के पूरे प्रश्न एग्जाम में टकराने को मिल सकते हैं। क्योंकि हवाओं के भरोसे नहीं उड़ना है, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं ना वो भी हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं। इसलिए अपने कर्मों पे, अपने मेहनत पे भरोसा रखो, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो सिर्फ और सिर्फ कौन उड़ते हैं? पतंग उड़ा करती हैं। हवाओं के भरोसे सिर्फ पतंग उड़ती हैं, याद रखिएगा। आप सभी को अपने मेहनत पे भरोसा रखना है और वो दिन दूर नहीं, आप सबको दिखा देनी है अपनी ताकत। क्योंकि आप सब लोग जानते हो मेरे प्रिय विद्यार्थी, जितने भी यहां बच्चे हैं, जितने भी आप सब लोग बिहार बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो, जो 100 नंबर का आप सब लोग तैयारी करते हो, इसमें से 50% ऑब्जेक्टिव लगभग लगभग बना ले जाते हो, लगभग लगभग बना ले जाते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ कलर करना रहता, पूरे पूरे नंबर ले लेते हो। डर सबसे ज्यादा कहां पे होती है? आप सबको सबसे ज्यादा डर कहां पे होती है? कहते हो गुरुजी सबसे ज्यादा डर हमें सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर में होती है, क्योंकि यहां पे तीन बातें दिक्कत करती है। आपको तीन बातें दिक्कत करती है। एक तो आप सबको राइटिंग जो है ठीक से उस समय जो है प्रैक्टिस नहीं किए रहते, नहीं बन पाती है, जल्दी जल्दी लिखना रहता है। दूसरी बात, आपको कौन सी हेडिंग लिखना है यह समस्या कर देती है। और तीसरी बात यह है कितने शब्दों में कौन सा आंसर कैसे डिजाइन में दे, मतलब कहां पे हेडिंग लिखना होगा तो कैसे, कहां पे शुरुआत करना होगा। इन समस्याओं का निजात करने के लिए आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लगाया हूं। अब इसको आप सबको पूरा देखना है। हर बिहार के बच्चे, बिहार के हर बच्चे के पास इस वीडियो को शेयर करना, जिससे हर विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से लाभ ले सके और उसका 50 में 50 सब्जेक्टिव भी सही हो सके। अगर 50% सब्जेक्टिव वो बच्चा मेहनत से लिख दिया है और 45 प्लस नंबर पा गया सब्जेक्टिव में, तो ऑटोमेटिक वो 95 प्लस जो है 96, 97, 98 पहुंच जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब लोग इस नंबर को जरूर ध्यान देना, क्योंकि ऐसे नंबर लाने के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहां पर देखिएगा, सब्जेक्टिव में सबसे पहला प्रश्न आप सबके सामने है। अब यहां पे आप सबको क्या ध्यान देना है? अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे लॉक कर दिया जाए। यह प्रश्न भैया हर बार पूछा जाता है। मैं ईयर सन नहीं लिखा हूं, जानबूझकर नहीं लिखा हूं, क्योंकि आप सब लोग के दिमाग में आता है गुरुजी ये तो वही पीवाईक्यू में पढ़ सकता हूं। लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि ऐसे प्रश्न आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये प्रश्न आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये तो मैं यहां पे बता रहा हूं, इसलिए आपको ऐसे प्रश्न उत्तर दिया हूं। वहां पे तो आप ऐसे लिखोगे ना, वहां पे तो ये तो मैं मान लीजिए रेड पेन यूज यहां कर रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में रेड पेन भूल से नहीं ले जाना, ले ही नहीं जाना। यूज करने की बात छोड़ो, लेकर ही मत जाना। यहां पे क्या लिखोगे भैया? प्रश्नोत्तर नंबर मान लो जितने नंबर पे रहेगा, प्रश्नोत्तर नंबर जितने नंबर पे रहेगा आप यहां पे नंबर लिखोगे और सीधे इसका उत्तर लिखना शुरू करोगे यहां से, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूं, पीपीटी के माध्यम से बता रहा हूं, इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब लोग जो है इस तरीके से देखिएगा। हम में वाक शक्ति ना होती, क्या हम में वाक शक्ति अगर ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। क्या? तो मनुष्य क्या होता? गूंगा होता। मनुष्य क्या होता? गूंगा होता। वो मूक बधिर होता। अगर भाई बोलने की शक्ति ना होती, क्या मूक बधिर होता? मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति होती है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, यानी बातचीत करता है, वह अपनी बातों को अव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती हैं, जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है, एक अनमोल वरदान माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सब लोग जो विद्यार्थी यूट्यूब से स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो विद्यार्थी आप चाहते हैं गुरुजी पीडीएफ मुझे चाहिए, तो आप सब लोग ध्यान देना कि
पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड यानी इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना, बिहार बोर्ड वाला या बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम पे आप सब लोग जाइएगा, वहां पे आप सबको मिल जाएगा। ये जो है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप सब लोग इस जो है पीडीएफ को ले लेना, ठीक, अच्छे से, और कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है यार, गजब का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या विचार है, क्या बताना चाहोगे? बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार दिए हैं। इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहां उद्धृत किया है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, और विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल कितने में, दो व्यक्तियों में होती है। बहुत बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। लेकिन आप सबको बता दूं, मैं आज आप सबके लिए 30 प्रश्न ऐसे लेकर आया हूं। इन 30 प्रश्न को आप लोग देख लेना, अच्छे से समझ लेना, तुरंत ना आप लोग पूरा याद कर पाना, धीरे धीरे पढ़ना। लेकिन इस 30 प्रश्न को पूरी किताब से मैं 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, जो सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन 30 प्रश्न को अच्छे से देख जरूर लेना। 2 प्रश्न हो गए, अगले प्रश्न पे आते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, गजब का प्रश्न है, हर बच्चा जानता है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला सबसे अधिक थी। यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला सबसे अधिक थी, और इसीलिए आपको पता होना चाहिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे अच्छा कहां का माना जाता है, तो यूरोप के लोगों में माना जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला, या आप कह सकते हो बातचीत की एक कला, ठीक है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय, मतलब होता है कानों को जो सुख मिले। एक होती है ना कड़बड़ 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 आवाज होती है, वो कानों में चुभती है। एक होती बहुत मधुर जब आवाज होती है ना, बहुत अच्छा लगता है कानों को, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है भाई, सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की विशेषता यह है कि वक्ता के वाक चातुर्य का अभिमान या कपट नहीं प्रकट नहीं हो पाता है, तथा बातचीत की सरसता क्या रहती है, बनी रहती है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य प्रकाश में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र होती है। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है, दुनिया में प्रसिद्ध है। इस बात को भी आप सभी को समझना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को भी आप सभी विद्यार्थी इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आप सब लोग ध्यान समझना कि यह बात सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया। यह बात सुनते ही लहना को क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया। और जब गुस्सा आया तो साथ ही साथ वह अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठा, अपने पूरे शुद्ध बुद्ध को खो बैठा। बहुत गुस्सा आया उसको, और अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया। एक लड़के को नाली में धकेल दिया यार, इतना गुस्सा आ गया भाई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी याद रखो, उसने कहा था, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी। एक ऐसी कहानी जो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर मानी जाती कौन सी कहानी, उसने कहा था शीर्षक का ये पंक्ति है, उसने कहा था शीर्षक का ये प्रश्न है। और यहां पर सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, लहना सिंह उस सूबेदारनी जो लड़की से प्रेम करते थे, उसकी शादी किसी और से तय हो जाने पर उनकी प्रतिक्रिया देखिए यहां पे कैसे लिखा है, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एक लड़के को नाली में धकेल दिए, खोमचे वाले को खोमचे से बिखेर दिए, कुत्ते को पत्थर मारा, एक सब्जी वाले को गिरा दिया, और दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत को भी टकरा गया, जिसे उसे अंधा, मतलब वो औरत अंधा बोली। ऐसे करते करते वह घर पहुंचा। ऐसी एक्टिविटी, ऐसी प्रतिक्रिया किए हुए हैं, ठीक है ना। आप सब लोग ध्यान समझिएगा। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, लॉक कर दिया जाए। गजब के प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भैया। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना होगी उतना ज्यादा सुनूंगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा, समझूंगा सारी बात। लेकिन जन संघर्ष समितियों का फैसला अंतिम फैसला होगा। इस फैसले को सभी को मानना होगा। जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं और कहते हैं, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब होगा, नहीं तो यह क्रांति सफल नहीं हो सकती। और यह आपस में हम सब लोग कहां बिखर जाएंगे, इसका कुछ नतीजा, कुछ अंदाजा नहीं बता सकते। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर देखिएगा, लॉन्ग आंसर है जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दीजिए। बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं।
जिन भी विद्यार्थी को पूरे के पूरे लेक्चर पढ़ने हैं, आप सबको मैं इसी चैनल पर देखोगे पूरा का पूरा पढ़ा रखा हूं। आप मेरे प्रिय विद्यार्थी इसको पढ़ के देख लेना, इसको अच्छे से पढ़ के देख लेना। आप सबको मैं पूरा का पूरा पढ़ा रखा हूं, इसको बहुत अच्छे से आप लोग खुद से देखिएगा। इसे अच्छे से आपको पढ़ना है और इसको जो है क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना और खुद से सब्जेक्टिव बना के भेजना। देख रहे हैं 2 पेज में पूरे पूरे फुल, यानी कि ये लॉन्ग आंसर है, 5 नंबर के पूरे प्रश्न है। और आप सबको जानकारी के लिए बता दूं विद्यार्थी, जो बच्चे अभी नहीं जानते हैं, टोटल क्या होता है, 10 प्रश्न शॉर्ट में आएगा। क्या 10 प्रश्न क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहां पर जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन जो 10 रहेंगे, इसमें से करना सिर्फ कितने रहेंगे, 5 प्रश्न करने रहेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, टोटल कितने नंबर का, 10 नंबर का रहेगा, याद रखिएगा। और एक बात बता दूं प्यारे बच्चों, लॉन्ग आंसर जो होगा कितने रहेंगे, 6 लॉन्ग आंसर रहेंगे। क्या 6 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, यहां पर ध्यान देना। जिसमें से कितने करने रहेंगे, 3 करने रहेंगे। एक प्रश्न 5 नंबर का, टोटल कितने रहेगा, 15 नंबर का रहेगा। 15 10 25 हो गया। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और क्या सप्रसंग व्याख्या जो करने का आएगा, सप्रसंग व्याख्या जो करने को आपको मिलेगा, वो 4 प्रश्न मिलेगा। क्या 4 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आप सभी को करना सिर्फ 2 रहेगा। एक 4 नंबर का रहेगा, कितने हो गया, 8 नंबर हो गया। 8 10 18, क्या 8 10 18, और जो है आप सबको पता होना चाहिए 18 15 33 नंबर का ये हो गया प्रश्नोत्तर। उसके बाद फिर क्या आया भैया, आपको पता होना चाहिए विद्यार्थी, संक्षेपण कितने नंबर का होगा, संक्षेपण 4 नंबर का होगा। पत्र लेखन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। और निबंध कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का होगा। क्या 8 नंबर का। तो यहां पे 33 4 37 5 42 8 50, कितना हो गया, 50। यही 50 नंबर का, यही टोटल 50 नंबर का क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। क्या सब्जेक्टिव होता है, इसको याद रखिएगा। आप बोलोगे गुरुजी आज आप यहां पे आप जो है इसको कवर करा दे रहे हो, हाँ गुरुजी, इसको कवर करा दे रहे हो, हाँ गुरुजी। और गुरुजी ये कब कवर होगा, ये कब कवर होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। भैया इसी चैनल पे थोड़ा से स्क्रॉल कर लो, थोड़ा से स्क्रॉल कर लो, आपको नीचे मिलेगा, ये भी टॉपिक आपको मिल जाएगा, ये भी टॉपिक आपको मिल जाएगा, ये भी टॉपिक मिल जाएगा, ये भी टॉपिक मिल जाएगा। सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और मैं ही बताया हूं, पूरे बिहार के बच्चे इस वीडियो को देखे हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आप सब लोग पढ़ो, आप सब लोग देखो। और हिंदी में कितने नंबर लेके आओ, 100 में 100। प्यारे बच्चों, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, यही दिनेश शाश्वत, यही दिनेश शाश्वत आपके सामने होगा, यही दिनेश शाश्वत को आपको बताना होगा। और इस बात का मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरा बिहार हिंदी यहां से पढ़ा है और यहीं से हिंदी जो है 100 में 100 लेकर आएगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थी, आप सब लोग अच्छे नंबर लाना। कहीं पर आपका कोई टॉपिक कमजोर है, कहीं पे आपको कोई दिक्कत दिख रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहीं पे अगर कोई दिक्कत दिख रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र यानी 5000 वर्ष तक चलने वाला था। सहस्र मतलब 5000 वर्ष, किंतु अब केवल 500 वर्ष रहे, क्योंकि उसमें नारियों के भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, क्योंकि नारी को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं था और यहां पर उनको भिक्षा मांगने का अधिकार दे दिए थे। नारी की पराधीनता कब आरंभ होती है, जब कृषि प्रारंभ हो जाता है। जब कृषि का आविष्कार होता है तब नारी की पराधीनता आरंभ हो जाती है। पराधीनता मतलब परधनाधीन, यानी दूसरे के अधीन हो जाती हैं। नारियां घर में रहने लगती हैं और पुरुष बाहर रहने लगते हैं। इसी बात की चर्चा की जाती है। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। भैया रोज चैप्टर में बताया गया है, लेखक जाता है, किसके पास जाता है, लेखक किसके पास जाता है, सभी लोग बताओ। 4 वर्ष बाद मालती के पास जाता है, जो कि महेश्वर से शादी हुई रहती है। यहां पे पूरी बात बताई जाती है कहानी के प्रथम भाग में। मालती के यंत्रवत जीवन चल रहा है, मतलब घड़ी जिसे टिक 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 समय के अनुसार सारा जीवन चल रहा है पूरी तरीके से। वह जब अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती हैं, अतिथि केवल दूर के रिश्ते का भाई है, सोचो। और जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी, वर्षों बाद आए भाई, 4 वर्ष बाद आया था, स्वागत उत्साह पूर्वक नहीं कर पाती, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा रही हैं। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर ही देती है। उसमें अतिथि की कुशलता या उसके वहां आने का उद्देश्य या अन्य समाचार के बारे में कोई जानने को उत्सुकता नहीं दिखाई। विगत 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व एकदम बुझ सा गया था। उसका रिश्ते का कोई भाप जो है, जिसे उसका रिश्ते का भाई भांप लेता है। अतः मालती का मौन उसमें दंभ का या अवहेलना का सूचक नहीं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहीनता, नीरसता और यांत्रिकता
का ही सूचक है। यह एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। यह एक नारी के सीमित घरेलू परिवेश में बीते उबाऊ जीवन का चित्रण है। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखना, विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग नहीं लेना चाहिए यार। भगत सिंह का चैप्टर है, एक लेख और एक पत्र। गजब का प्रश्न है यार, ऐसे प्रश्न पढ़ने में बहुत मजा आता है ना। एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र। और आपको पता है हम सब लोग विद्यार्थी हैं, इसलिए जो है क्या होता है, ऐसे प्रश्न पढ़ने में और मजा आता है। ऐसे प्रश्न पढ़ने में और मजा आता है कि क्यों विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। अच्छे से पढ़ना और कमेंट सबके आने चाहिए। जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देखना, आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कमेंट जरूर कर देना लास्ट में, क्योंकि आपके एकमात्र कमेंट से मुझे इतनी एनर्जी मिलती है कि अगला वीडियो बनाने में देरी नहीं होती, आपको वो कंटेंट मिल जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि बच्चों को आनंद आ रहा है, बच्चों को ये चीज की जरूरत थी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस एनर्जी को दुगनी करने के लिए आपके एक कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है। ओ सदानीरा में चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है। वृक्षों की कटाई, बहुत बार बताया हूं, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं अपने जड़ में मिट्टी को समेटे रहते थे, लेकिन जब वृक्ष जो है कट जाते थे तो वहां पर जो है क्या, वो जो है मिट्टी जो है खुल सी जाती है और वहां पे बाढ़ होने का रीजन हो जाता, कारण हो जाता। ओ सदानीरा में धांगड़ शब्द का अर्थ क्या है। भाड़े का मजदूर। हर बच्चे को बताया हूं, इसे भाड़े का मजदूर कहा जाता है। एक धांगड़ एक आदिवासी जाति भी है। आप सभी विद्यार्थी को बताया हूं, अच्छे से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट करिएगा, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी, बार बार कह रहा हूं पीडीएफ शेयर करूंगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। बल्कि मैं इसी वीडियो के लिंक में नीचे मैं टेलीग्राम लिंक का चैनल भी जो है क्या कर दूंगा, वहां पे पिन करा दूंगा। आप सब लोग उस टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना इस पीडीएफ को पाने के लिए, क्योंकि मैं पीडीएफ शेयर 100% करूंगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। गंगा के पार बिहार का दक्षिणी क्षेत्र था, वहां अपेक्षाकृत अधिक जागृति के साथ ही वहां अंग्रेजों के प्रति एक बगावत भी पनप रही थी। यदि गंगा पर पुल बन जाता तो दो स्थितियों के सामने स्थिति भी पूरी संभावना थी। चंपारण में अंग्रेजों द्वारा अनुवांशिक अमानुषिक अत्याचार हो रहे थे। यदि पुल बन जाता तो क्या होता, वो सब भैया बागी बिहार वाले, जो दक्षिण बिहार के जो बागी लोग थे, आके अंग्रेजों के धाय पटकते। इसीलिए अंग्रेजों बहुत बुद्धिमान थे, बोले अगर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पुल नहीं बनवाएंगे तो लोग जल्दी हमारे पास नहीं आ पाएंगे। उनसे कहे ना अंग्रेजों का नहीं, यहाँ पे आके क्या कर देंगे, वो लोग यहाँ पे आके आंदोलन कर देंगे। ओ सदानीरा में अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। वही नील की खेती करवाते थे यार, जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, और कैसा अत्याचार करवाएंगे ससुरे। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी, अपने बेटे। इसलिए अपने बेटे जो उनके बेटे लड़ाई पे गए थे, उनके एक जो है चिट्ठी आने का इंतजार था, उसी का डाकिए का राह देखती रहती थी। बिस्नी माना को लड़ाई में क्यों भेजती हैं, क्योंकि उनके घर की स्थिति, दैनिक स्थिति बहुत खराब थी। कहने का मतलब आर्थिक स्थिति जिसे कहते हो आप लोग। एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है, बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, फिर पूछे जाने की संभावना है। एकांकी में एक ही अंक होते हैं, एक ही अंक में अधिक दृश्य होते हैं, जबकि नाटक में अधिक अंक या एक्ट होते हैं, जो कि प्रत्येक अंक अस्थायी दृश्यों को विभाजित करते हैं। याद रखिएगा, सारे प्रश्न आप सबके पूछे जाएंगे। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। भैया ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब जाते हैं विद्यालय, जो कि इनसे जो है प्रिंसिपल जबरदस्ती जो है पूरे विद्यालय की सफाई करवाता है, झाड़ू लगवाता है, लगातार परेशान करता है, टॉर्चर करता है। ये घटनाएं घटती हैं, जो कि आप सबको मैं पूरा का पूरा बताया हूं, सिखाया हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सब लोग इसका भी स्क्रीनशॉट करिएगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप सबको पूरे के पूरे पीडीएफ मिलेंगे। अगर अभी मैं एक एक पढ़ाऊंगा तब भी मेरे साथ आप लोग लिख नहीं पाओगे, इसलिए मैं वीडियो में दिया हूं। इस ध्यान देना, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, गुरुजी कौन कौन सा प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, कौन कौन सा प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाकी तो आप सब लोग प्रश्न खुद से लिख के हमको बताइएगा। आप सबके लिए होमवर्क है हमारे पास, इसे होमवर्क के रूप में एक एक प्रश्न डेली लिखकर भेजिएगा। अगर 100 में 100 अगर आप चाहते हो और सब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके आप सब लोग बता दीजिएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, गुरुजी मुझे 50 में 50 लाना है सब्जेक्टिव में, मैं आपकी तैयारी मैं कराऊंगा। डायरी क्या है भैया, डायरी जो है क्या है, डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभव, यानी डेली जो हम सबके साथ घटित होता है, उसी को हम सब लोग कागज पर उतारते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं, ठीक है ना। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहां होती है, कहां है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है। लेखक मलय डायरी में लेखन को सुरक्षित नहीं मानता।
लेखक इस बात को सहमत नहीं था कि यथार्थ से बचने के लिए डायरी लिखें। इस बात को समझ रहे हैं। और उसके बाद में अपने कर्तव्य या इतिश्री समझे, यह तो वास्तविकता से मुंह मोड़ना हुआ, यह पलायन है, कायरता है। हम यह नहीं कहते कि अपनी गलतियों, अपनी पराजय को डायरी में लिखा, छिपा कर लिखना चाहिए। ठीक है। और क्या है, तृक्ष क्या है भैया, एक कहानी में या किसका प्रतीक है? तृक्ष एक बेहद जहरीला सा जीव है जिसके काटने से व्यक्ति का बचना नामुमकिन हो जाता है। यह जैसे ही आदमी को काटता है वैसे ही वहां भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लेट जाता है। अगर तृक्ष ऐसा कर देता है तो आदमी नहीं बच सकता है। वही तृक्ष काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उसे नजर टकरा जाए। किसी इंसान की जब नजर टकराती, मिल जाती नजर, तो उसको जो है क्या करता है, उसको पीछा कर लेता है। कहानी में तृक्ष मृत्यु का क्या है, प्रतीक माना जाता है। जिस भीषण यथार्थ के शिकार बाबूजी बनते हैं, बेटे के सपने में तृक्ष बनकर प्रकट होता है। तृक्ष बार बार प्रकट होता है बेटे के सपने में। तृक्ष को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित क्यों लगता है? भैया पूरा जंगल परिचित क्यों लगेगा? क्योंकि वो सपने में देखे थे, सारी बात सपने में देख रहे थे, इसलिए उनको परिचित लग रहा था। और आप सबको मैं बार बार कहता हूं, सर कुछ सोच सोच के अपने हिसाब से मैं जितना यहां आज बता रहा हूं, ये सब मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बहुत समझाया ही हूं, लेकिन आपको एप्लीकेशन और यूट्यूब पर दोनों जगह मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं, सिखा चुका हूं। ये सब अपने भाषा में लिख लिख कर मुझे बताइएगा, लिख लिख कर मुझे भेजिएगा। हो सकता है अगर इस आंसर को आपको आज लिखना पड़े तो आप हो सकता है एक ही लाइन, दो ही लाइन लिख पाओ, लेकिन 2 दिन बाद लिखोगे तो हो सकता है 4 लाइन लिखो, हो सकता है उसके 2 दिन बाद लिखोगे तो कुछ शब्द और आपके मन में आएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करने से आपके अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, अच्छे शब्दों का भंडार हो सकता है। और अच्छे शब्दों का भंडार करने के लिए आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। शिक्षा का क्या अर्थ है भैया, आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न, इस चैप्टर में, इस अध्याय में यही प्रश्न पूछा जाता है। और ये सब प्रश्न वायरल प्रश्न हैं, ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तब आप में कहोगे गुरुजी आपको कैसे पहले पता था, आपको कैसे पहले ही पता था। शिक्षा चैप्टर से बार बार शिक्षा का क्या अर्थ होता है यही पूछा जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी। रकत का लेई का मतलब क्या होता है भैया? अरे भैया जायसी की पंक्ति को रकत की लेई से जोड़ा गया हुआ है। और क्या जो है, गाढ़ी प्रीति की आंसुओं से भिगोया गया है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कवि ने अपनी एक आंख से तुलना दर्पण से क्यों की भैया? आपको पता है ना क्यों की है भैया? क्योंकि जिस प्रकार स्वच्छ और निर्मल दर्पण होता है उसी प्रकार कवि की आंख है। क्योंकि व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है? क्योंकि आप जानते हैं पहले के टाइम में जब कभी कोई विवाद गांव घर में होता था, एक पंच या एक गांव का मुखिया जाता था जो पंच परमेश्वर, 5 लोग जाते थे, और 5 लोगों में जिनकी तरफ 3 लोग बोल देते थे वही का जो है क्या होता था, उसी का जो है बात मान ली जाती थी। ठीक है। आज के टाइम में थोड़ी सी बात को लेकर सीधे सब कोर्ट पहुंच जाएंगे, कचहरी पहुंच जाएंगे, थाने पहुंच जाएंगे, लड़ाइयां कर लेंगे, लाठी चला लेंगे, ये सब दिन आ गया है। इसलिए जो है कवि चिंतित है यार, अपने आज के टाइम में गांव के पंच परमेश्वर तो खो गए हैं। सर्कस का प्रकाश दुलौवा किन कारणों से भरा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पिछली बार भी पूछा गया था। ठीक है ना। और लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? आपको ये भी पता नहीं, एक स्ट्रगल से जोड़ा गया है, लोहा को एक स्ट्रगल से जोड़ा गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सब लोग हिंदी में 100 में 100 का सपना देखे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग मुझे बताना, सभी प्रश्न जितने मैं आप सबको बताया अभी, इन सारे प्रश्न को आप सब लोग तैयार रखोगे ना? सभी विद्यार्थी बताओ, 100 में 100 हिंदी लाओगे ना? और इस बात को ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी से क्या करता हूं, आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न आप सबको देखने को मिलेंगे, चैलेंज के साथ देखने को मिलेंगे। और ये प्रश्न को पूरे के पूरे पढ़िएगा, आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। नहीं बनेगा तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आप सब लोग मेरे पास भेजिएगा, लिखकर खुद से बनाइएगा। अभी से एक बात बताऊं, अभी सेंटअप की परीक्षा हो रही थी, मैं परीक्षा हाल में काफी बच्चों के पास गया था, तो सब्जेक्टिव कॉपी लिखने में सबको बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे इस बात का दर्द होने लगा यार, इतने बच्चों को मैं पढ़ाना हूं, इतने बच्चों को, इतने जिले में हर जगह मेरे बच्चे पढ़ते हैं, और यार
बहुत दुख की बात हुई जब सब्जेक्टिव नहीं लिख पा रहे थे, तो मैं सोचा अब उन बच्चों से मैं सब्जेक्टिव कॉपी मंगाऊंगा लिख लिख कर। मैं कहता हूं ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो नकल करके लिख लेते होंगे, लेकिन वो लिखते तो होंगे हाथ से ना, प्रैक्टिस तो करते होंगे ना, उनकी राइटिंग में सुधार तो आएगा ना, उनसे उससे फायदा मिलेगा ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हर एक चैप्टर का प्रश्न लिख लिख कर मेरे पास सब्जेक्टिव भेजो। मैं इस बात का दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन 8 फरवरी, 7 फरवरी, 6 फरवरी जब भी हिंदी का एग्जाम रहेगा, 9 फरवरी जब भी रहेगा, एग्जाम देकर आओगे ना, इस मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। आप ही सब लोग इस बात को बोलोगे कि गुरुजी जो उस टाइम आप बोले थे कि सब्जेक्टिव खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, रफ पेज में या कॉपी में लिखना शुरू कर दो, खुद से लिखना शुरू कर दो, थोड़ा से राइटिंग बनना शुरू हो जाएगी। स्केच पेन से अभी से यूज करना शुरू कर दो, जिस पेन से आपको परीक्षा में लिखना है उसी पेन से प्रैक्टिस करो, जिससे उसकी राइटिंग हाथ में सेट हो जाए, थोड़ा पेन भी सेट हो जाए। उसी, भले ही महंगी पेन क्यों ना हो, लेकिन उसी पेन, जिस पेन से आपको लिखना है उसी पेन से लिखना शुरू कर दो। आप इस मेरी बात को स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, जब रिजल्ट आएगा, जब पेपर देके आओगे, वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजोगे। इस बात का मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। इसलिए मैं प्यारे बच्चों इस बात की गारंटी करता हूं, सारे प्रश्न जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पीडीएफ मिल जाएगी और स्क्रीनशॉट भी मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट कोशिश करना उन प्रश्न को सभी देखना, जो मैं प्रश्न लिख के दिया हूं उन प्रश्न को देखना। जहां पे आपको जरूरत दिखती है आप फिर से वीडियो देख लेना, उसको रोक कर जो है वहां देख लेना कहां पे कौन सा प्रश्न आपको देखना चाहिए, कौन सा आपको दिक्कत कर रहा है प्रश्न, ठीक है ना। आप सब लोग एक बार कमेंट में जरूर बताना मेरे दोस्त, कमेंट में जरूर बताना। आपसे प्रार्थना करता हूं कि क्लास कैसी लगी और आपको किस टॉपिक की और जरूरत है वो भी कमेंट में मेंशन करना। आपका ये दिनेश शाश्वत आपका बड़ा भाई है, आपका भाई है, आपका मुटका भैया है। आप सब लोग मेरी प्यारी सी मुटकी बहनियां हो। मैं इस बात का जो है दावे के साथ कहता हूं, हर समय कदम से कदम मिलाकर आपको मैं मिलूंगा, हर समय कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ चलूंगा। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता कि आप सबको मैं टॉपर बनाने से रोक लूं। कहने का मतलब यह हिंदी में 100 में 100 दिलाने की जो मैंने कसम आपके सामने खाई थी, सौगंध खाई थी, वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और आप सब लोग बस साथ दीजिए, क्योंकि बचे हुए टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही मेरे प्रिय विद्यार्थी। आप सभी को शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।